तो इनाम अपना तारुफ खुद करवाएंगे। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे हैं। बड़ी प्यारी और मोहब्बत करने वाली शख्सियत के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे, ठीक ठाक है? आवाज आ रही है? जी जी, मुझे अब आ रही है। शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। अच्छा। मतलब आज मुझे वो शेर को सवा शेर मिल गया। मेरे से पहले सिगरेट सुलगाया हुआ है। मैं आपके इंतजार में सुलगा के बैठा हाँ। हूँ। वो वो पहले मुझे लिखते रहते हैं कि जी स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सिगरेट नोशी। तो अब ये दो दो सिगरेट वाले हो जाएंगे तो ठीक है। नोशी नोशी तो कतल है। और ज्यादा एतराजात। सिगरेट के ऊपर बहस हो हाँ। सकती हाँ। अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? है। जी, मैंने कहा आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सिगरेट पे बहस हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये मैं दोस्तों को बता चुका हूँ कि आप फेसबुक के ग्लैमरस और मारूफ कमारों में आपका शुमार होता है। उनका कि जिनका मैंने गुज़श्ता दिनों जिक्र भी किया था कि मुझे बड़े अजीज हैं। ये आपकी बड़ी मोहब्बत है और मैं इसके लिए बहुत ममनून हूँ आपका। अच्छा जी। अच्छा, ये शुरू करते हैं। पहले तो आप अपना थोड़ा सा तारुफ, जो दोस्त नहीं वाकिफ हैं, जो मेरी लिस्ट में हैं, उनको जरा बता दीजिए अपना, ताकि फिर आगे को बात शुरू की जाए। अ, नाम इनाम राना है। या मुकम्मल नाम काफी लंबा है तो मुख्तसरन इनाम राना है। और पेशा वकालत है। पहले पाकिस्तान में वकालत करता था, लाहौर में, और पिछले कोई अ, तकरीबन 11 साल से 11 साल हो गया लंदन में वकालत कर रहा हूँ। इसके अच्छा। लिखने का शौक है। और कुछ दोस्तों की मेहरबानी है कि वो पसंद करते हैं लिखे हुए को। हाँ, ये मुख्तसर सा तारुफ है। और बाकी जो है वो आप जैसे बड़ों की मोहब्बत है कि वो इस काबिल समझते हैं कि सामने बिठाएं। नहीं, आप हैं माशाल्लाह, आप प्यारा लिखते हैं और शख्सियत भी आपकी प्यारी है, प्यार करने वाले हैं। बड़ी अच्छा, मोहब्बत। ये बताइए इनाम, के आपने दोनों जगह पे प्रैक्टिस की है। जी जी। तो एक सवाल जो आपके भी जहन में था और मेरे जहन में भी पहले से मौजूद था। अब ये बताइए कि वुकला का रवैया वहां का और यहाँ का क्या फर्क है? क्या वहां भी वुकलागर्दी इसी तरह होती है? अच्छा, मुझे क्योंकि दोनों जगह पे वकालत का एक्सपीरियंस रहा। लाहौर में भी मैं वकालत करता रहा कुछ अरसा, और यहाँ पे भी कर रहा हूँ। बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। अ, और एक मेजर डिफरेंस तो सबसे पहला तो ये है कि रवैये का फर्क है। और रवैये का जो जी। फर्क है वो बहुत से मामलात में है। एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क है, सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म का फर्क है। लेकिन फर्क जो है वो हमेशा किसी वजह से आता है। और मेरे ख्याल में वो जिसे हम वकला गर्दी भी कहते हैं, उसके पीछे भी उस फर्क की वजूहात और उस वकला गर्दी की वजूहात काफी हद तक एक जैसी ही हैं। यहाँ पे तो मैं दोस्तों से कहता हूँ कि सबसे मजलूम तबका वकला है लंदन में या मतलब यूके में। उसकी रीजन ये है कि हमारे मतलब फूड बदमाशी से नहीं लेकर, करते हैं वो? नहीं, हम बड़े बड़े मुअद्दब और बड़े मस्कीन लोग हैं। मतलब हम डरे सहमे रहते हैं। क्लाइंट की सफेद कागज पे लिखी हुई मामूली सी दरखास्त जो है वो हमें पंजाबी के अंदर पढ़ने पा देती है। तो और दूसरा, लॉ सोसाइटी यहाँ बहुत मजबूत है। और वो पाकिस्तान की बार्स की तरह नहीं है कि वकील ने सही किया गलत किया, उन्होंने उसको सपोर्ट करना ही करना है। यहाँ पे लॉ सोसाइटी छोटी से छोटी कंप्लेंट को बहुत सीरियस लेती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर एक आम आदमी ड्रंक ड्राइव पे पकड़ा जाएगा तो उसे सिर्फ पॉइंट्स लगेंगे लाइसेंस पे या जुर्माना होगा। लेकिन अगर कोई वकील पकड़ा जाएगा तो उसका वकालत का लाइसेंस भी साथ ही कैंसिल हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि वकील को ठीक है। यहाँ पर माशरे का रोल मॉडल तस्वर किया जाता है। सो एक वकील को बतौर सही। रोल मॉडल बहुत अच्छे अखलाक,
अब इखलाक की डेफिनेशन हमारी और यहाँ की थोड़ी मुख्तलिफ है। सो वो अच्छे इखलाक का मालिक होना चाहिए उसे। पाकिस्तान में मतलब जी जजों को कमरे में बंद नहीं करते वो? नहीं जी, जज यहाँ पे देखिए, माय लॉर्ड जो है, लॉर्ड का लफ्ज अगर आप उसका तर्जुमों में जाएं तो आप उसे एक खुदाई सीट पे बिठाते हैं। So when you are calling somebody my lord, so that means you are putting himself very up actually. तो आप, क्योंकि वो खुदा, एक इंसाफ खुदा की सिफ्त है, और अगर एक जज की सीट पर बैठा हुआ शख्स जो है, आपने देखा होगा यहाँ पे जजेस विग पहनते हैं, पाकिस्तान में भी काफी अरसा तक ये रहा, ज्यादा दौर तक। उसकी रीजन यही थी कि बेसिकली इज्जत जो है वो शख्स की नहीं है, उस मनसब की है, और वो जो भी शख्स उस मनसब पे बैठा हुआ है वो बेसिकली एक खुदाई सिफ्त को हाथ में लेके बैठा हुआ है, इंसाफ की, तो उसका एहतराम लाजिम है। फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे जज भी वो नहीं करते जो पाकिस्तान में करते हैं। लेकिन ये शायद बड़ा आप जैसे आलिम लोग जो हैं उनकी तो इसके ऊपर नजर रहती है। इसके बहुत से पहलू हैं पाकिस्तान और यहाँ की वकालत के फर्क के। पाकिस्तान में बुनियादी प्रॉब्लम वकालत की तालीम की है। हमारे यहाँ LLB को वकील बनना समझा जाता है। LLB वकालत की डिग्री प्री क्वालिफिकेशन है। LLB को वकालत का एक लाइसेंस नहीं बनना चाहिए। LLB के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्सेज होने चाहिए जिस तरह यहाँ पे होते हैं। उसके बाद एक सर्टेन पीरियड की आपकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वकालत LLB तो कोई भी कर लेता है। और आप, क्योंकि मैं यहाँ एक लॉ फर्म चलाता हूँ और हमारा स्टाफ है काफी, सो उसके बीइंग प्रिंसिपल सोलिसिटर, जाहिर है मुझे हायरिंग्स करनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पर LLB के बाद LPC का एक लीगल प्रोफेशनल कोर्स का एक कोर्स होता है 1 साल का, उसके बाद लोग आते हैं इंटर्नशिप करने। उसके बाद भी वो इस काबिल नहीं होते हैं कि हम उन्हें हर एक को रख सकें। तो पाकिस्तान में तो सिंपल LLB करके आ जाते हैं, और फिर वो इतनी एक बड़ी तादाद आ रही है कि मतलब लाहौर बार की ही आप अगर एग्जांपल ले लें तो, मैं मादत का, मैं इसको थोड़ा बात लंबी कर गया, लेकिन लाहौर बार की ही अगर आप एग्जांपल ले लें तो 18-19 हजार वकील है। 18-19 हजार वकील एक सिर्फ एक जिले की बार का, जो पूरे पंजाब से आके वहां पे बैठे हुए हैं। सर्टेनली वो क्वालिटी वकालत नहीं कर सकते। सो इस वक्त वकालत पाकिस्तान में धौंस की ही रह चुकी है, जोर जबरदस्ती की ही रह चुकी है, और ग्रुपबाजी की। ये बताएं कि वहाँ जो वकला हैं, वहाँ ये इस तरह की भी कोई कस्टम्स हैं, ये अर्जी नवीस और वसीका नवीस वाला काम भी वकला करते हैं? नहीं, अब यहाँ पे वकालत का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो अर्जी नवीस वसीका नवीस वाला काम है, यहाँ पे सारा वकील का ही होता है। यहाँ पे अलहदा से कोई नहीं होता। जो भी कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है वो वकील नहीं करनी है। जैसे इमिग्रेशन भी यहाँ पे एजेंट्स नहीं करते हैं, वकील करते हैं। हाँ, हमारे वकील ही करते हैं या हमारे जूनियर्स करते हैं। तो वो जो यहाँ वहाँ पाकिस्तान में है कि वकील अलहदा बैठे हुए हैं, वसीका नवीस अलहदा बैठे हुए हैं, वो वाला काम यहाँ नहीं है। यहाँ पे तो इमिग्रेशन तक जो है वो भी रेगुलेटेड है। वो भी वकील ही करते हैं या रेगुलेटेड OIC एडवाइजर्स करते हैं। मतलब इमिग्रेशन वकालत नहीं होती है, लेकिन वो भी रेगुलेटेड एक फील्ड आती है, क्योंकि उसमें लॉ इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब अगर हम कहें कि ये ज्यादा मुआशियात भी इसमें का भी अमल दखल है, जो वकला का रवैया यहाँ पे है। मेरे ख्याल से शायद उस पर बहुत बड़ा रवैया मुआशियात का ही है। जब आप पुअर एजुकेशन के साथ या बेसिक डिग्री के साथ नौजवानी के आलम में, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, वकालत का कोट पहनते ही बंदे को लगता है कि मैं पता नहीं खुदाई फौजदार बन गया हूँ। और फिर हमारे यहाँ वकालत का अब तो ज्यादा रवैया हो चुका है उस किस्म का। 2007-6 तक मैंने पाकिस्तान में वकालत की, उस वक्त भी ये रवैया होता था। इलेक्शंस जो हैं, बार के इलेक्शंस जो हैं,
वो एक बड़ी वजह है वकला की बदमाशी की, जिसे आप वकलागर्दी कहते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो लोग जिन्होंने वकला को तमीज सिखानी है, यानी हमारे उस्ताद, वो मजबूर हो जाते हैं नौजवान वकला के आगे, क्योंकि उन्हें उनसे वोट लेने हैं, इसलिए वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब वो होता क्या है कि नौजवान वकला जो हैं वो 30-40 मिलके ग्रुप बना लेते हैं। अब वो 30-40 का जो ग्रुप है, उसने इलेक्शन में अगर किसी को सपोर्ट कर दिया है तो किसकी मजाल है कि वो वकील के खिलाफ बात भी कर सके। अच्छा, वो सही करे गलत करे, आप उसे कह तो सकते हैं यार चौधरी तू इंज ना कर या ये या वो, आप उसके अगेंस्ट कोई भी रेगुलेटरी कदम नहीं उठा सकते। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि आपने दोबारा वोट लेना है। तो हमारा बार इलेक्शन का सिस्टम, आपने फेसबुक के ऊपर मैंने देखा है वकला एक दूसरे फेसबुक स्टेटस लगाते हैं कि कल मेरी जाती पेशी है, सब वकला हाजिर हो जाएं, और 200-300 वकील एक सिविल जज के दफ्तर में चला जाता है। एक सिविल जज की औकात पाकिस्तान में शायद उतनी भी नहीं है जितनी सेक्रेटरीट के किसी क्लर्क की होती है। उसकी रीजन ये है कि उसके सामने तो 2 वकील खड़े हो जाए तो उस बेचारे की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट भी उसके साथ नहीं खड़ी होती। और इसी तरीके से अगर उसके सामने 200-300 वकील खड़ा हो गया तो वो बेचारा क्या कर लेगा। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है। मुझे ये लगता है कि ये जो तब्दीली आई है, ये बुनियादी तौर पे हम एक अरसे से देख रहे हैं वकला बरादरी को। हमारे दोस्तों के वालिदैन वकला थे, अच्छी प्रैक्टिस करने वाले नॉन लॉयर्स से। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा इफ्तिखार चौधरी के बाद से शुरू हुआ है। मैं आपसे काफी हद तक एग्री करूंगा। वकला तहरीक थी। मैं आपसे काफी हद तक एग्री करूंगा। इफ्तिखार चौधरी की वकला तहरीक, बल्कि हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्त और हमारे एक मारूफ कालम निगार आसिम महमूद साहब, वो बड़े एक्टिव रहे हैं जजेस मूवमेंट के अंदर, और उनके साथ वो बड़ी मेहरबानी है, वो मेरे साथ प्यार करते हैं, इनबॉक्स बात करते हैं, और उनसे कई दफा इस टॉपिक पे बात हुई है कि इफ्तिखार चौधरी जजेस मूवमेंट ने और फिर इफ्तिखार चौधरी के उसके बाद के रवैये ने पाकिस्तान में वकालत और हत्ता की जुडिशरी का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। और उसकी रीजन ये हुई कि एक तो देखिए, जिस तरह मदरसे के तलबा को अफगान जहाद ने ये अहमियत का एहसास दिलाया कि वो भी एक अहमियत रखते हैं और वो एक पावर रखते हैं, हालांकि उसके पीछे कोई और था, जिसपे आजकल रियायतुल्लाह फारूकी साहब बड़े इंकशाफात फरमा रहे हैं। इसी तरह वकला तहरीक के पीछे भी कोई और था, लेकिन वकला तहरीक ने वकीलों के अंदर ये एक एहसास पैदा कर दिया कि वी हैव अ पावर और वी कैन डू समथिंग। अब उस पावर को मुस्बत करना इफ्तिखार चौधरी के अपने हाथ में था या वकला तहरीक के लीडर्स के हाथ में था। वो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ वकील साहब हैं, रियासत को मां जैसी बनाने वाले, वो वकला मूवमेंट के बाद बजाय इसके कि वो इसको कोई मुस्बत तौर पे लाते, वो पता नहीं किधर चले गए। और आसमा जहांगीर जैसी जो लीडर्स थे, जिनसे ये तवक्को थी कि वो कुछ इसको मुस्बत रुख पे लाएंगे, वो भी मजबूर थे। देखिए, बार पॉलिटिक्स यहाँ पे आके गन डालती है कि आसमा जहांगीर हो, हामिद खान हो, एतजाज एहसन हो, या कोई भी हमारे बार के जो लीडर्स हैं, वो मजबूर हो जाते हैं इलेक्शंस की वजह से, वोट की वजह से, कि वो कोई भी मुस्बत तब्दीली प्रोफेशनल नहीं ला सकते, ना कोर्स के अंदर ला सकते हैं। आपने रिसेंटली शायद आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में लॉ के कोर्स में तब्दीली की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सकी। इसी तरीके से प्रोफेशनल एटीट्यूड्स में भी कामयाब नहीं हो पाएगी जब तक आप पूरे सिस्टम को ओवरऑल नहीं करेंगे। रजा काजिम साहब से आप वाकिफ होंगे, मेरा ख्याल है मोस्ट सीनियर लॉयर इस वक्त शायद लाहौर के वही होंगे, रजा काजिम साहब कॉमरेड हैं। और भुट्टो साहब, वो जो जिया के दौर में एक साजिश हुई थी रजा काजिम, उसके अंदर भी उनका नाम था। वेरी लर्नर्ड पर्सन, वकालत तो वो मेरा ख्याल है शौकिया ही करते हैं। रजा ने एक बार मुझसे कहा था, हम एक केस में, मैं जस्टिस कयूम साहब का जूनियर था, तो वो हमारे ओपोनेंट थे, तो सिगरेट हम दोनों बहुत ज्यादा पीते थे, तो हम बाहर जाके सिगरेट पीते थे बैठ के। तो रजा ने मुझसे कहा था आज से 12-13 साल पहले
कि हमारे आगे अब खड्डा है, देखिए हम गिरते हैं या बच जाते हैं या पुल बना लेते हैं। मुझे लगता है कि हम उस खड्डे में गिर चुके हैं। अब बतौर वकील की बात कर रहा हूँ, बतौर कौम तो भी गिर चुके हैं, लेकिन बतौर वकील हम उस खड्डे में गिर चुके हैं। अब हमें बहुत मेहनत से कोई सीढ़ी बना के पहले इस गड्ढे से बाहर आना पड़ेगा और फिर आगे चलना पड़ेगा। अच्छा, आपने कभी ये सवाल आपके जहन में आया, मेरे जहन में आ रहा है, तो आपने कभी किसी ब्रिटिशर से पूछा, ब्रिटिश हिस्ट्री में कभी जजेस के खिलाफ इस तरह की रेजिस्टेंस की कोई मूवमेंट की मिसाल कि जहां जजेस के फैसलों के खिलाफ वकला निकले हों? नहीं, जजेस के फैसलों के खिलाफ तो मुझे नहीं याद पड़ता कि वकला ने कभी भी, आप जज के फैसले के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, आप उसे एकेडमिक बहस का हिस्सा बना सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी के पास एक इखलाकी पावर होती है जो पूरा मुआशरा उसे मिलके देता है, और उसी इखलाकी पावर को अगर आप जुलूसों और जलसों के साथ पामाल कर देंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि जज के पास वो मॉरल पावर रह जाएगी जिस मॉरल पावर को हाथ में लेके वो बेसिकली इंसाफ कर रहा होता है। तो यूके में तो नहीं है। हाँ, बहुत सी पॉलिसीज, लॉ सोसाइटी की पॉलिसीज होती हैं जिनके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करते हैं बतौर वकील। यहाँ पे एक लीगल एड सिस्टम है जिसमें सरकार जो है वो गरीब जो अफोर्डेबल नहीं, जिनके लिए होती कानूनी कार्रवाइयां, तो सरकार उनको माली वकला की फीस सरकार अदा करती है। अब वो उसके रेट्स पहले बहुत ज्यादा थे, सरकार ने कम कर दिए, वकला ने उसके खिलाफ एहतजाज किया, या कोई और पॉलिसी ऐसी आए, वकला उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन जजेस के फैसले के खिलाफ वकला तनकीद कर सकते हैं, एकेडमिक बहस कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप एहतजाज नहीं कर सकते। वहां सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टाइप कोई चीज है? नहीं, जजेस की अपनी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जजेस की काउंसिल जिसमें जजेस की अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसमें जजेस का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि यहाँ पर 4 जजेस इस वजह से फारिग किए गए कि उनके इंटरनेट की ट्रैकिंग ने ये बताया कि वो अदालत के औकात में पोर्न मूवीज देख रहे थे अपने कंप्यूटर पर। अच्छा। हमारा तो जो फेसबुक, फोन, ये वो सब कुछ, वो मतलब हो सकता है कि मेरा आज का इंटरव्यू भी कहीं पे लिखा जा रहा हो, तो वो ये है कि हमारे जजेस जो हैं उनके ऊपर तो बहुत सख्त किस्म का एक नजर होती है, और जुडिशरी की छोटी से छोटी बात, जज की उसके अखराजात क्या हैं, उसकी फैमिली के अखराजात क्या हैं, उसके अगर वो कुछ मतलब वो पाकिस्तान में जिस तरीके से अरसलान इफ्तिखार यकदम अमीर हो जाते हैं, यहाँ पे अफसोसनाक बात है कि किसी जज साहब का बेटा अचानक अमीर नहीं हो सकता। तो जजेस जो हैं वो सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं वहां? नहीं, जजेस सोशल गैदरिंग में बिल्कुल जाते, जजेस सोशल गैदरिंग में जाते हैं, लेकिन वो अवॉइड करते हैं ऐसी गैदरिंग से जिनमें जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हों, या ऐसी गैदरिंग्स हों जहां पर मोस्ट प्रोबेबली लिटिगेंट्स मौजूद हों, मतलब ऐसी जगहों पर वो नहीं जाते। वरना हमारे बार्स की सोशल फंक्शंस होते हैं, बहुत सी डिबेट्स होती हैं, उनके अंदर जजेस पेश होते, मतलब जजेस वहां पे आते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से तो शायद पूरी दुनिया में जज जो है उसको अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर लेना पड़ता है, उसकी पब्लिक लाइफ जो है वो डिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जाहिर है उसके मनसब का तकाजा है। नॉवेल्स यहाँ के जज भी पढ़ते हैं, वहां लेजिस्लेटर को कितना चैलेंज कर पाते हैं वकला और जज जो हैं? जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट में एक जो पास हुई, और वो मुश्तरका सबने पास की थी, कोई उसके ऊपर इख्तलाफ नहीं था किसी सियासी जमात का। तो जब वो यूनानिमसली पास हुई तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको वापस भेज दिया जजों की तकर्री के मामले में कौमी असम्बली में कि जी आप इस पे दोबारा गौर करें। तो क्या ऐसी सिचुएशन वहां पे है? जी बिल्कुल है। लेजिस्लेटर और जो आला अदलिया के दरमियान में जो तवाजुन है
वो कैसा है वहां पे? देखिए, जो डॉक्ट्राइन है, ये जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्राइन जो है, ये पूरी दुनिया में है। उसकी रीजन ये है कि जो एक आपका एक निज़ाम है जिसको एहतसाब का निज़ाम कहेंगे, अकाउंटेबिलिटी, डिफरेंट डिविजन्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो, या डिफरेंट डिविजन्स ऑफ स्टेट जो हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट जो हैं, वो एक दूसरे को अकाउंटेबल करते हैं, उससे वर्किंग बेहतर रहती है। गवर्नमेंट को जाहिर है जमहूरियत में आप वक्त से पहले बिला वजह तो घर नहीं भेज सकते, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं भेज सकते। अब उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। एक अकाउंटेबिलिटी उसकी विद इन पार्लियामेंट है। यहाँ पे पार्लियामेंट, विद इन पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंटेरियंस की बहुत सख्त होती है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी ली है और वो अपनी लेट से अक्सरियत की वजह से कोई पॉलिसी बना रही है, तो ऑब्वियसली उस, और स्पेशली अगर वो कानून से मुतल्लिक है, कोई कानून बनाती है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है या कोई चीज, तो अदालत जो है वो जुडिशली उसको रिव्यू करती है। और यहाँ पे पटिशंस होती है, यहाँ पे उस तरीके से फ्रिवोलस पटिशंस नहीं होती है जिस तरीके से पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई चीज होगी तो उसको वो करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे बहुत से कवानीन ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को चेंज करने पड़े या उन पर री वोटिंग कर। अच्छा, फिर लेकिन ये है कि जजेस अगर कोई ऐसा जुडिशियल रिव्यू करते हैं और उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट सबसे मजबूत है, अगर पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट फिर आ जाती है तो फिर जज विड्रॉ करेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देता हूं कि यहाँ पर अल्टीमेट पावर जो है वहां पे वो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट आपको, आप ये देखिए, लेजिस्लेटर। एक कानून बना कि अगर यूके में रहने वाले किसी शख्स ने अपना स्पाउस, अपना शौहर या बीवी को बाहर से लेकर आना है, तो उस शख्स की या उस खातून की कम से कम इनकम 18,600 होनी चाहिए। अब इसको ह्यूमन राइट्स बेसिस के ऊपर चैलेंज किया गया, इस पे वक्ती तौर पे स्टे हुआ, फिर उसके बाद वो केस लंबा अरसा हाई कोर्ट में चला, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। उसको फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अलाउ किया कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी क्योंकि मुल्क के वसीतर मुफाद में बनाई है, मुल्क की मुआशी पॉलिसी के तौर पे बनाई है, सो वी विल नॉट इंटरवीन। इसी तरीके से ब्रेग्जिट के ऊपर आप देखें, ब्रेग्जिट बहुत बड़ा फैसला था जिसमें उसको चैलेंज किया गया कि जी आपने रेफरेंडम करवा के ब्रेग्जिट कर रहे हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज द वन हु वुड डिसाइड सच अ थिंग। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पार्लियामेंट वोट करे, क्योंकि गवर्नमेंट को यह खतरा था कि शायद पार्लियामेंट वोट में हम लूज कर जाएंगे। लेकिन उसमें भी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने ये वोट दिया कि ब्रेग्जिट होना चाहिए, हमें यूरोप से निकलना है। तो उस पर अब अगर आप अदालत को जो मर्जी कोशिश कर लें, अदालत उसके अगेंस्ट फैसला नहीं देगी। लेकिन जुडिशियल रिव्यू की जो डॉक्ट्राइन है वो यहाँ पर मौजूद है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये जाहिर है उसकी जो मॉन्टीक की एक डॉक्ट्राइन थी ये फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये तो पूरी दुनिया में है, ये मौजूद है। लेकिन अगर पार्लियामेंट बजिद रहती है और वो वापस आता है, कोई बिल वापस आता है और पार्लियामेंट उसको एज इट इज वापस भेज देती है, तो फिर अदालत को उसको मानना पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं? अदालत को उसे मानना पड़ेगा। अदालत, लेजिस्लेचर, हर सूरत में लेजिस्लेचर जो है सुप्रीमेसी उसी की है। आपको मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता शादी, लेकिन चर्चिल से मंसूब एक कॉल है कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ये करार दे दे कि बरतानिया का कल से हर बरतानिया का मर्द औरत है और औरत मर्द है, तो फिजिकली वो बेशक ना भी हो, लीगली वो सुबह से यही होंगे। मतलब इस किस्म का एक बयान, इस किस्म की एक कोटेशन चलती है, मुझे नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी, लेकिन ये दी जाती है, मिसाल दी जाती है ये प्रूव करने के लिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कितनी सुप्रीम है। अब एक शाजी एक सवाल बड़ा मजे का किसी साहब ने, रमीज यूनस साहब ने मेरी स्क्रीन पे आया है कि वकला बदमाशी की वजह अगर बाहर इलेक्शन है तो क्या वहां बाहर इलेक्शन नहीं होते?
अच्छा, ये वाकई मजे का सवाल, इसलिए मैं माजरत के आपके इंटरव्यू में किसी दूसरे का सवाल डाल दिया मैंने, श्योर लेकिन श्योर ये श्योर, सवाल है। उनसे लें आप। अच्छा, यहाँ पे बाहर के इलेक्शंस बिल्कुल होते हैं, लेकिन बाहर के इलेक्शंस में ना तो किसी को खाना दिया जाता है, ना बाहर के इलेक्शंस में कन्वेंसिंग होती है। जिस तरह पाकिस्तान में कई वकील जो है ना, उनकी रोजी रोटी बाहर इलेक्शन से चलती है, वो सारा दिन कन्वेंसिंग करते हैं, शाम को किसी कैंडिडेट के पास जाके रोटी खाते हैं, तो और घर भी लेके जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सिस्टम की, मैं वकीलों को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, ये हमारे सिस्टम की नाकामी है कि वकील को ये करना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो ना किसी इलेक्शन डे पे हमें जाना पड़ता, हमें ऑनलाइन वोट डालना होता है अपने दफ्तर में बैठ के, या बाय पोस्ट भेज देना होता है। तो ना कोई हमारे पास उम्मीदवार आ सकता है, बल्कि एक पाकिस्तानी साहब ने ये हरकत की थी तो उन्हें इसका काफी खुमियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि वो पाकिस्तानी वकला के दफ्तरों में जा रहे थे, किसी ने कंप्लेंट कर दी कि ये दफ्तरों में अच्छा, कंप्लेंट कर एक रहा और सवाल यहाँ पे है। जी जी। दिया हुआ है, गुल सादिया ने पूछा हुआ है कि कैन अ लॉयर कैन बी अ पॉलिटिशियन टू? I think a lawyer should always have an interest in politics, because if a lawyer is a politician, he will always be an ideal politician. आप पूरी दुनिया में बरतानिया पॉलिटिशियंस में ऐसा देखिए, होता है? बरतानिया के बरतानिया में लॉयर्स जो हैं वो तकरीबन पॉलिटिशियन हैं? जी, बरतानिया के 60% से ज्यादा लॉयर्स, वकील जो है, सॉरी सियासतदान जो है, वो लॉयर हैं। लॉयर। आप बरतानिया को अब की मिसाल ले रहे हैं, आप अगर पीछे देखिए हिस्ट्री में, अच्छे और बड़े सियासतदान आपको हमेशा लॉयर मिलेंगे। आप कायदे आजम को देखिए, आप नेहरू साहब को देखिए, आप गांधी जी को देखिए, आप वल्लभ भाई पटेल को देखिए, आप लियाकत अली खान को देखिए, आप इकबाल को देखिए, आपको हमेशा अच्छा, आप सबसे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, चले कायदे आजम और इकबाल का एक अलग मकाम है, लेकिन उनके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दो बहुत बड़े सियासतदान हैं। एक को उसका ड्यू क्रेडिट मिला है और एक को बिल्कुल नहीं मिला। एक तो भुट्टो साहब है जिनको उनका ड्यू क्रेडिट मिला, ही वॉज अ लॉयर, और दूसरा हुसैन शहीद सहरवर्दी है जिनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट लॉयर एंड मोर ब्रिलियंट पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन, वकील अगर पॉलिटिक्स में आता है तो वो हमेशा बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होता है, इसलिए कि उसको अपना केस जो है दलील के साथ जीतने की आदत होती है, और उसे दलाइल देने की आदत होती है, उसे कन्विंस करना आता है, उसकी नजर इन बिटवीन द लाइंस जो होती है, वो सिर्फ सामना नहीं देखता, वो बिटवीन द लाइंस भी चीजों को देख रहा होता है। तो आई थिंक कि वकील को सियासत में जरूर आना चाहिए अगर उसके वसाइल और हालात इजाजत दें। यकीनन लेजिस्लेशन का एक पार्ट है जहां वकला ज्यादा मददगार साबित होते हैं, बट वहां भी मेरे ख्याल में एक तवाज़ुन की जरूरत है। सोशल साइंसेस के लोग भी होने चाहिए वहां पे, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल प्योर बिल्कुल। साइंसेस के भी होने चाहिए। एक मिक्स होना चाहिए जो एक अच्छा माशरा तश्कील दे सके, एक प्रोग्रेसिव माशरा भी बन सके, और अखलाकियात में भी कुछ बेहतर कवानीन सामने आ सके। शाह जी, मेरे ख्याल से ये मेरा तालिब इल्माना ख्याल है, और मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर खैर ये कोई नई बहस ना छिड़ जाए, लेकिन मेरे बतौर तारीख के या बतौर एक कह लें कि पाकिस्तानी सियासत के तालिब इल्म के, मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम इस हद तक कोलैप्स कर चुका है कि शायद हमें 5-10 साल के लिए कुछ ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसमें फौज या कोई और नहीं, खुद अवाम और सियासतदान मिलके कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें 30-40% नशिस्तें जौन सी हैं वो प्रोफेशनल्स को दी जाएं लेजिस्लेशन के लिए, और वो प्रोफेशनल्स हिस्सावार टेक्नोक्रेट्स की, सॉर्ट ऑफ, आप इसको टेक्नोक्रेट्स की बात। मैं कहता हूं जी कि इट शुड बी, हमने देखें पाकिस्तान का सिस्टम हमेशा से एक मिक्सचर रहा है, खिचड़ी रहा है। अभी भी मुझे पता है कि बतौर कानूनदान या कानून के तालिब इल्म मुझे पता है कि हम अमेरिकन सिस्टम, शरिया, ब्रिटिश सिस्टम और लोकल कस्टम, इन सब का, पंजाबी में कहते हैं ना जम्मू राह करना, हमने इन सब का एक जम्मू राह किया हुआ है। तो बात यह है कि अगर हमने इतने जम्मू राह किए हुए हैं तो हम एक और जम्मू राह करके डेमोक्रेसी
कि विद इन डेमोक्रेसी एंड विद इन पार्लियामेंट्री सिस्टम हम टेक्नोक्रेट्स को कुछ नुमाइंदगी देके सेनेट में नहीं, कौमी असेंबली में भी सीट्स पर, और मेरे ख्याल से हमारी लेजिस्लेशन के लेवल और हमारी पार्लियामेंट की वर्थ बहुत ज्यादा हो जाएगी इससे। तो 5-7 साल के लिए तजर्बाती तौर पे कर लें। दुरुस्त बात है। तो इसमें तो एक ये भी चीज है, जैसे मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ तो जमहूरियत भी जो है वो अब उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोट बाइंग होती है। हमें पता है ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, कच्ची आबादियों के वोट बिकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है वो शायद उस तरह से अक्कासी नहीं कर रहा होता अवाम की ख्वाहिशात की कि जिस तरह होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गिलानी साहब का इंतखाब देखें तो उस वक्त में मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर जयालों की हमायत जो थी वो मखदूम अमीन फहीम के लिए ज्यादा थी, लेकिन वो सिलेक्शन हुई, जरदारी साहब ने उनको कर दिया। तो नेपोटिज्म सारी जमातों में मौजूद है। फिर ऊपर से जिनको आप इलेक्ट करते हैं वो आपकी नुमाइंदगी 10-20% से ज्यादा नहीं करते हैं, शायद इससे भी मुश्किल ही होता है। शहरों में थोड़ा बहुत होता है इश्यूज के ऊपर। शेख रशीद साहब जो हैं वो इलेक्शन हार गए क्योंकि उनके इलेक्शन से पहले लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था, तो वहां पे वो पर्चियां तकसीम हुई तो वो इलेक्शन हार गए। तो ये वाला जो सीन है ये शहरों में तो हो जाता है, गाँव में जहाँ पे बरातियों का और जो कच्ची आबादियों का इलेक्शन होता है वहां पे ये वाली चीजें नहीं होती, तो मतलब नुमाइंदगी नहीं होती। तो अगर हम जो एज इट इज फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को, अगर हम इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो इंतखाब है वो डायरेक्ट वोटिंग से करें तो आप उसको कैसे देखते हैं? शाह जी, अब मैं आपसे मतलब ये कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है कि हम हाँ, आसमानी सहीफा तो नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी एक नजरिए का नाम है। किसी एक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो उसमें अपने हालात के मुताबिक चेंजेस कर लेने में कोई बुराई नहीं होती है। जो आपने बात की ना, हम एज इट इज ब्रिटिश सिस्टम को ले रहे हैं, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट मिस कर रहे हैं। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत बड़ा कंपोनेंट उनका बल्दियाती सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। मुझे अपने किसी लोकल मसले के लिए ना कभी किसी एमपीए की जरूरत पड़ी है, ना किसी यहाँ पे तो एमपीज ही होते हैं, एमपीज के अलावा नहीं है। तो मुझे कभी किसी एमपी की जरूरत नहीं पड़ी है इसलिए कि मुझे अपनी गली बनवानी है या मेरी सड़क पे खड्डा पड़ गया या मेरा गटर उबल रहा है। उसके लिए तो काउंसिल मौजूद है, उसके लिए मेरी लोकल काउंसिल है, दे हैव टू लिसन टू मी। अच्छा, उसके इलेक्शंस हैं, वो लोकल काउंसलर वो वाहिद बंदा है जिससे इन मामलात में मेरा इंटरेक्शन होगा। मैं अगर अपने एमपी को जाके कहूँ जी मेरे घर की बाहर की सड़क बनवा दें, या मेरा दरख्त सूख रहा है उसको आके, यहाँ पे दरख्तों को आके वो टीके लगा के जाते हैं ताकि दरख्त, पुराने दरख्त गिरे ना, तो मेरा दरख्त जो है वो सूख रहा है उसको आगे टीका लगवा दो, तो वो कहेगा यार मेरी पावर नहीं है, आप अपनी काउंसिल से कंसल्ट करें। अच्छा, हमारे ये है ना कि यहाँ ये बदनाम हो चुके हैं सारे अयूब खान के वक्त से, जब मोहतरमा फातिमा जना हारी। आज भी ये बात की जाती है कि अगर उस वक्त डायरेक्ट इलेक्शन हुआ होता तो मोहतरमा फातिमा जना भारी अक्सरियत से उनसे जीत जाती, लेकिन वो चूंकि इसी बुनियाद पे हुआ था तो ये फिर जिया साहब ने भी इनको इस्तेमाल किया, फिर जनरल मुशर्रफ ने भी इस्तेमाल किया। तो ये लोकल काउंसिल जो हैं ये आमरीतों के हाथों में खेलती हैं, ये भी एक चीज लेकिन शाह जी, इसमें अर्ज ये है, मुशर्रफ से हजार इख्तलाफ हैं, हम उसके खिलाफ जुलूस निकालते रहे हैं, हम उसके खिलाफ अभी भी जो हो सके करते हैं। बल्कि हमारे दोस्त हैं आसिम अली शाह और नूर मरियम वगैरह, उन्होंने अभी लंदन से भगाया मुशर्रफ को। बात यह है कि उसकी कुछ अच्छी चीज भी मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा था, उसने लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल किया। अब सियासतदान आके उसके बुरे अज्जा को निकाल देते और सिस्टम को तो बरकरार रखते ना। उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल थी कि शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा मेन पॉलिटिक्स छोड़ के लोकल गवर्नमेंट में जिला नाजिम बन रहा था मुल्तान का, इसलिए कि उसे मालूम था कि लोकल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होगी।
अच्छा, इतनी पावरफुल लोकल गवर्नमेंट जब मौजूद होगी, इसका मतलब है कि आप अपना एमपीए और एमएनए इसलिए मुंतखब नहीं करेंगे कि मेरी सड़क बनवा के देगा, मुझे गैस जलवा के देगा, या मुझे कोई और कुछ बना के देगा। आप अपनी लोकल गवर्नमेंट को इसलिए मुंतखब करेंगे कि वो ये काम करे, और आप अपने एमपी को या एमएनए को या एमपीए को इसलिए मुंतखब करेंगे कि वो जाके आपके हलके की नजरियाती रिप्रेजेंटेशन करे और लेजिस्लेशन करे। तो लोकल गवर्नमेंट जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अवाम का नुमाइंदा या अवाम, जब पार्लियामेंट जिस काम के लिए होती है उस काम के लिए नहीं बन सकता। नंबर 2 के ऊपर आपने जो बात की है, मैं उससे इत्तेफाक करूंगा। बेसिकली मेरे ख्याल से अगर हम सिस्टम में चेंजेस ला के वजीर आजम की बजाय उसको उसकी डायरेक्ट इलेक्शन जो है उसको कर लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसी सूरत में एक मजबूत वजीर आजम आता, हमें बेसिकली इस सिस्टम पे हमें प्रॉब्लम ये आता है कि फिर कोई एक बंदा जो है वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर सकेगा, और वो तमाम कुव्वतें या स्टेक होल्डर्स जो मुख्तलिफ पार्ट्स को कंट्रोल करके एक बड़ी कंट्रोल डेमोक्रेसी चलाती हैं, उनकी उनकी वो कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगी। सो वो दे वुड नॉट बी इन पावर के जहां पे वो चीजों को मैनिपुलेट कर सकें, क्योंकि लोगों ने, लेट से मैं कहता हूं, अगर पॉपुलैरिटी की बेस पे आज 2 ही ऐसे लीडर हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन में एक दूसरे को सही टफ टाइम देंगे, इमरान खान और नवाज शरीफ, दोनों की डायरेक्ट इलेक्शन में भी दोनों की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। अब इमरान या नवाज में से दोनों में से कोई भी अगर डायरेक्ट वोट्स लेकर आ गया तो वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ब्लैकमेल करने के लिए आपके पास कुछ चीज ही नहीं होगी। तो आई थिंक यकीनन जी, वो खालिस जमहूरियत जो है वो यहाँ पे उसका हिसाब जो है वो खालिस दूध वाला है। वो शहर ये अक्सर दूध खालिस पी लैण ना तो उन्होंने पेट खराब हो जाता है। नहीं, उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन शाहजी ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो सिस्टमैटिकली नहीं आई है, यकदम आई है। हमारे यहाँ देखिए, जो इलेक्शंस अंग्रेज के दौर से शुरू हुए उनमें मेजॉरिटी जौन सी थी वो तो इस वजह से कह लीजिए कि लाताल्लुक भी रहती थी कि वो अंग्रेज के इलेक्शंस और दिस एंड दैट। अच्छा, वहां पे भी मैनिपुलेशंस चलती थी, वो अपनी मर्जी की। आप ये देखें कि पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट बनी है, खिजर की जो गवर्नमेंट थी, यूनियन पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, वो बड़ी बैलेंस्ड गवर्नमेंट है। उसके अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान की बहुत जो है वो प्रोपोर्शनेट किस्म की नुमाइंदगी थी। उसको लोगों ने मुंतखब किया था ना। अच्छा, लेकिन आपने जैसे ही सिस्टम में वो तमाम चीजें जो बेसिकली उस सिस्टम को हेल्प करती थी पुल आउट की, फिर जाहिर है 47 के अगले 10-20 साल तो वैसे ही आपने एक मखसूस ट्रेजेडी की वजह से मखसूस ज़हनियत में रहना था। तो उसी मखसूस ज़हनियत से निकल के दोबारा उस डेमोक्रेसी पे हम वापस जाते या उस तरीके से डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते, लेकिन उससे पहले अयूब साहब आ गए या बाकी हमारे ये सिविल एस्टेब्लिशमेंट आ गई। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ग्रेजुअली नहीं आई है। अंग्रेज ने यकदम पुल आउट किया और हमें जो है ना वो हमारे साथ वही हुआ कि जैसे मेरे जैसा गरीब आदमी यकदम लॉटरी जीत जाए, तो अब उसे समझ नहीं आती है करना की। तो ठीक है, जो बंदा आहिस्ता आहिस्ता कमा के अमीर होगा उसे टाइम लगेगा। ठीक, अच्छा, यहाँ कुछ सवाल आए हुए हैं और कुछ मैंने देखा है तुफैल हाशमी साहब और खालिद उमर साहब के 2 कमेंट नजर आए मुझे, गुजर गए वो, लेकिन दोनों बड़ी फयाज भाई का भी एक कमेंट है, मैं चाह रहा था वो मैं पढ़ के सुना दूं बाकी दोस्तों को भी। फयाज भाई लिख रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स वो लिख रहे हैं कि टेक्नोक्रेट का लफ्ज हमारे यहाँ पिट चुका है। हमें भूख से मुबर्रा जुनूनी काम करने वाले, इज्जत दौलत और शोहरत से नफरत की हद तक दूर भागने वाले, अपने अपने शोबों के माहिरीन का 30% नशिस्तें देने का तजर्बा कर लेना चाहिए। राना साहब की तजवीज साहिब है, सहाफियों और तज्जियाकारों के लिए हुकूमत में शामिल होना तकरीबन हराम करार दे दिया जाए। ये आप शायद वाकिफ नहीं होंगे, फयाज वलाना है
मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ बहुत सर, मैं बहुत बहुत अच्छे मारूफ तरीके से। सहाफी हैं, बहुत सीनियर सहाफी हैं, और इनसे मेरे दोहरे दोहरे रिश्ते हैं। मेरी अच्छा बहन अच्छा, थी, फौत हो गई। अल्लाह ताला उनको गरी के अल्लाह मगफरत करे, आमीन। जन्नत में जगह दे। अ, उनके हस्बैंड हैं, मेरी कुलीग थी नुसरत आपा। और आप बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के उन चंद कैरेक्टर वाले सहाफियों में से हैं जिन्होंने प्लॉट लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि आप दरमियान में कनाडा चले गए थे, वापस आए तो यहाँ पे सहाफियों की चांदी शुरू हो चुकी थी। जिन दिनों में हम लोग यहाँ पे सहाफत से मुंसलिक थे, उन दिनों में सहाफत का कुछ भी नहीं था, गरीब लोग थे। अब जब ये वापस आए तो सेलिब्रिटी बन चुके थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका था, तो नॉन जर्नलिस्ट होने के नाते इनको भी एक प्लॉट दिया गया। तो आपने इसलिए वापस कर दिया कि ये प्लॉट पे मेरा हक नहीं बनता, क्योंकि मैं इस दौरान सहाफत में कोई खिदमत पार्टिसिपेट नहीं कर सका, खिदमत नहीं कर सका। वाह, तो जबरदस्त। इसलिए इनका जिक्र जो है नहीं, ये फयाज भाई को मैं बहुत। जानता हूँ, उनकी मेहरबानी, मेरे मेहरबान है वो भी। अक्सर जो है वो मेरी पोस्ट पर या किसी मजमून पे कमेंट करते हैं, उनकी बड़ी मोहब्बत है। तो बाकी इधर कुछ और कमेंट्स नहीं है। उन्होंने जिया के खालिद उमर साहब ने लिखा हुआ है, जिया के हाँ, नाम के साथ साहिब का लाका अच्छा नहीं लगा। He does not deserve to be called as Zia Sahib. To me, it is like saying Yazid Sahib और यजीद रहमतुल्लाह। एनीवेज इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, हम चलिए, तो यूं हम ही देखिए जिया, हमारे मुझे मुझे प्रोफेशनल मुझे जिया, मजबूरी है, हम शायद मुझे उसके साथ मैंने जुड़ा जिया ही। के ऊपर मजमून भी लिखा। खालिद उमर तो खैर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमारी जो इंग्लिश साइट है डायलॉग टाइम्स, उसके लिए भी लिखते हैं। बल्कि आज उनका मजमून छपा है हिंदू एक्सट्रीमिज्म पे, डायलॉग टाइम्स पे, और बड़ा कमाल की तहरीर है वो। खालिद उमर साहब की बात सारा आंखों पे। देखिए, जिया से इख्तलाफात नो डाउट मौजूद हैं। मैं वो नस्ल हूँ जो जिया पीरियड में पैदा हुई, और मेरी सन 80 की पैदाइश है। तो वो जिया साहब उस वक्त आए ही थे। तो मैं जब बड़ा हुआ तो वो जिया साहब अपनी फुल अरूज पर थे, जो मेरी एडोलेसेंस की एज में। लेकिन जब मैं थोड़ा सा शऊर में आने लगा तो वो फौत हो चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद के तजर्बात जो, या लोगों से मुलाकात, या फिर जब कुछ थोड़ी चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ आई, तो अंदाज़ा है कि ज़िया क्या था और ज़िया ने क्या किया। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ज़िया जो हैं वो बहुत से लोगों के लिए काबिल एहतराम भी हैं। और ज़िया साहब ने कोई ऐसी, यजीद का तो चक्कर ये है ना कि वो मजहबी तौर के ऊपर आ जाता है। जाहिर है यजीद को साहब कहने से अच्छा बंदा अपने आप को माँ बहन की गाली दे ले। लेकिन ज़िया साहब का चक्कर ये है कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो हैं, और स्पेशली जो जहादी भाई हैं, उनके वो मुरब्बी और मोहसिन हैं। तो हम चले उनको साहब कह के, मैंने तो कभी देखे बहुत से ऐसी शख्सियात हैं यजीद को निकाल के जो मुतनाज़ा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम जरा साहब वगैरह कह लिया करके बात करेंगे तो फिर दूसरे ऑफेंड नहीं होंगे, वो आपकी बात करेंगे, सुनेंगे। मतलब मैं आपको नहीं, वो एग्जांपल देता हूँ कि आदतन भी कह जाता जी जी, आदतन भी कहता है बंदा। आदतन भी कह जाता है। जिस तरह मैं सर बहुत कहता हूँ, वो अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं जी आप सर कह रहे हैं, तो मेरी आदत बनी हुई है, मैं सर कहता हूँ। तो वो इस तरीके से तो चलता है। इसको बार खालिद उमर साहब की दिल आजारी हुई अच्छा है तो मैं ये माजरत खाऊं। अच्छा अच्छा, यहाँ नूरुल नबीला हैं, हमारी बहन ही है, वो हाँ भी देखिए आजकल एक जो कॉमन कंसर्न है ना, जो ऐसे लोगों का जो घरों में रहने वाली खवातीन, क्योंकि ये पॉलिटिकल अवेयरनेस पिछले चंद सालों में बहुत बढ़ी है, और ऑब्वियसली किसी को पसंद हो या ना हो, ये क्रेडिट सारा इमरान खान को जाता है कि जो अनकन्वेंशनल वोटर जो वोटिंग के लिए निकलता नहीं था घर से, कोई इंटरेस्ट नहीं था उसका पॉलिटिक्स में,
उस तरह की खवातीन और उस तरह की क्लास का भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है पॉलिटिक्स में, और यकीनन वो पढ़ी लिखी क्लास है ज्यादा। तो उनमें एक जो परेशानी पाई जाती है कॉमनली वो ये भी है कि वो कहते हैं कि जी ये क्या जमहूरियत है, ये मरूसी से हंसते हैं, ये बाप मर गया बेटी आ गई, बेटी मर गई बेटा आ गया, और ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली जमहूरियतें, इनमें एक आम आदमी जो है वो ख्वाब नहीं देख सकता कि वो पार्टी हेड करेगा या कभी डिसीजन मेकर बनेगा। ऑल्दो जरदारी साहब ने इसको किसी हद तक आप उनके मुखालिफ हैं तो उसको दिखावा कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल गिलानी को और राजा परवेज अशरफ को बनाया अपने से हटके। नहीं, उस लेकिन वक्त मेरे ख्याल बिलावल में साहब उनके पास की कोई इलेक्शन दूसरी की एज नहीं थी। एज नहीं थी, तो ये है कुछ ऐसा। लेकिन बहरहाल ये चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं और लोगों को पिंच तो करती हैं। आजकल की जनरेशन वो तो नहीं रही कि जो किसी पॉलिटिकल लीडर को अपना माई बाप मान ले। इवन भुट्टो साहब क्या, मैं कहता हूँ अगर जिन्ना साहब भी आज के दौर में होते तो जो हमारी जो नई जनरेशन, हमारे जो बच्चे आगे आ रहे हैं वो ऐसी किसी चीज को तैयार नहीं है मानने को कि जिन्ना का बेटा आके उनके ऊपर लीडर बन जाए। तो वो अपने तौर पे उसको परखना चाहते हैं। वो आप जिन्ना के बेटे की बात कर रहे हैं, वो जिन्ना साहब को भी ऑटोमेटिकली लीडर नहीं बनने देते। वो जिन्ना साहब को भी अच्छे तरीके से वेट करते। मैंने एक दफा मजाक से किसी जगह पे कहा था कि अगर आज के दौर में कोई बंदा जो है वो नबूवत का दावा कर दे तो लास्ट जो दावा था उसने फिर भी कोई टाइम निकाल लिया था, तो उसको ताजा ताजा अगर किसी ने दावा किया तो वो तो फेसबुक पे जुगतों की वजह से भाग जाएगी। तो यहाँ पे तो फेसबुक जो है वो अब इतना पावरफुल मीडिया हो चुका है, वो ऐसे दावे करने वालों को तो वैसे वो ही तो छोड़ा नहीं जाता। हमारा एक जुनूनी वो एक माशरे के अंदर जाहिर है एक आ गया है। लेकिन अगर लेट्स से हम इस जुनून को निकाल भी दें तो फेसबुक पे वो ग्रिलिंग ऐसी होनी थी उन साहब की, जो भी साहब करते तो जो जिन्ना साहब होते। मैं नूर का क्वेश्चन समझ नहीं पाया, लेकिन अगर मुझे अगर कमेंट था या क्वेश्चन था? वो एक कमेंट ही आप उसको कह सकते हैं कि वो एक तरह का शिकवा और हमारे साथ क्वेश्चन के तौर पे शेयर कर रही है कि मैं उनकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन उसमें हमें दो तीन चीजों को देखना पड़ेगा। इमरान, मतलब मैं जाती तौर पे प्रो पीटीआई हूं अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो। मुझे लगता है, और उसकी रीजन यही थी। वो वैसे प्रो पीटीआई नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल प्रो किसी वो पॉलिटिकल जमात नहीं, वो एक जो कॉमन परसेप्शन है ना, जो पॉलिटिकल लीनिंग्स के अलावा होती है, वो है उनकी। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं खुद जो हूँ जाती तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों में अगर देखूं तो मैं थोड़ा सा प्रो पीटीआई हूँ, इस वजह से कि मुझे लगता है कि इस पार्टी में जो है वो ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, अभी भी मौजूद है। हालांकि वो बहुत अनफॉर्चुनेटली बुरे तरीके से नीचे आया है, लेकिन अभी भी मौजूद है सिस्टम में चेंज लाने का। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि एक तो आप देखिए कि एक जमात जो उसी मौरूसी सिस्टम और उसी सारे एक सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई थी, और जिसे और इमरान की ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसने वाकई ही जो लोग बिल्कुल अलग थलग थे सियासत से, ही गॉट देम इनटू इट। और बच्चे बच्चियां, यंग बच्चे बच्चियां तक जो थे, ज़ाहिर है इमरान का अपना, हमारे पाकिस्तान में हमारे बड़े सगीर के हिंदो पाक के मुआशरे में खूबसूरत लीडर जो है वो अक्सर सियासत का धारा बदल देता है। मतलब वो उसके खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। जिन्ना साहब, भुट्टो साहब और फिर इमरान साहब, तो अब वो इतना खूबसूरत सियासतदान भी दोबारा इतनी जल्दी नहीं आएगा, पता नहीं मिलेगा हमें कि नहीं। तो उस तमाम स्टेचर के साथ इमरान के पास जो पोटेंशियल था उसने उसको यूज नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। और मुझे नहीं लगता कि वो किस तरीके से होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ में, क्योंकि तो आप तहरीक इंसाफ के लोगों को आप नोट कीजिए, वो अपने लीडर्स, इमरान के अलावा, इमरान इज एन आइडल। अच्छा, इमरान हमेशा से एक आइडल रहा है,
इमरान इज एन आइडल, उसकी जस्टिफिकेशन आपको जाहिर है देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ के वोटर का रवैया देखें, वो अपने लीडर्स की खुद बैंड बजाते हैं। और आप ताजा ये देखिए, परवेज खटक के स्विमिंग पूल पे किसी और पार्टी ने उसका बेड़ागर्क नहीं किया होगा, तहरीक इंसाफ वालों ने खुद बैंड बजाई है और दे हैड टू रिट्रीट। उसको मेरी इतला है कि वो इलेक्शन, वो जो स्विमिंग पूल का फैसला था वो मंसूख किया गया। तो इस तरीके से ये आपको बाकी पार्टियों में ये रवैया नजर नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से अगर यही रवैया नौजवान नस्ल बाकी पार्टियों से वाबस्ता भी अपना लेगी, तो फिर एक नया पॉलिटिकल कल्चर आएगा, और उस नए पॉलिटिकल कल्चर में मारूसियत की गुंजाइश कम होती जाए, खत्म नहीं हो सकती। ये हमारे बरसगीर का मजाज है। यहाँ पे बाप की दुकान पे बेटा ही बैठता है कारोबार पे, वो चाहे जितना मर्जी फारिग हो और कारोबार की ऐसी की तैसी फेर दे। यहाँ पे मदरसा है तो उसका वारिस जो है वो मौलवी साहब का अपना बेटा ही बनेगा, चाहे उसको कुरान फिका की कोई समझ ना हो। महतम मदरसे का होगा, वो उनका बेटा ही बनेगा। यहाँ पे कोई वकील है, नहीं, उसके वो चैम्बर अमेरिका में में भी भी उसका है, बेटा ही उन्होंने आएगा। कैनेडी से भी जान उनको कत्ल करके ही छुड़वाई है। हाँ, वो है, होता है, लोगों होता की है। एक भारत एफिलिएशन में डेवलप हो जाती है। देखिए फिर नेहरू फिर खानदान वो अभी तक मौजूद है। नेहरू फैमिली जो है वो अभी तक सस्टेन कर रही है। हमारा देखें, हमारा बरसगीर का वैसे भी थोड़ा सा एक डिफरेंट कल्चर है, तो हमारे कल्चर में ये चीज चलती है, लेकिन डायनेस्टीज चेंज होती है। लेकिन बहरहाल ये एक्सक्यूजेज ही हैं, हमारे पास रेफरेंसेस हैं उसकी वकालत करने के लिए। आप वकील हैं, वकालत कर रहे हैं, तो मैं कॉलम नवीस हूं, मैं भी काम बुनियादी तौर पे वही कर रहा होता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में आइडियलिस्टिकली और उसूली तौर पे जो बात नबीला ने की वो दुरुस्त बात है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको बातों डिफेंड का नहीं करता। इर्तिका होता है, सोसाइटी सीखती है, सवाल उठते हैं, और सवालों के जवाब जब मुस्बत नहीं आते या परफेक्ट नहीं आते, तो एक अरसे बाद उनको गुनाह शुमार किया जाना शुरू हो जाता है। हाँ। तो मेरा ख्याल है ये अवेयरनेस बढ़ रही है। इसका क्रेडिट यकीनन वही पीटीआई वालों को जाता है जिन्होंने ये पहली दफा बात उठाई बिल्कुल। अपनी तरफ और से। ये कल्चर अगर डेवलप होगा तो मुझे लगता है कि 10-15 साल में बहुत बड़ा चेंज शायद हम दूसरों से भी आगे निकल जाए। हाँ, आप हम देखिए, शायद दूसरी सोसाइटी से भी आगे निकल जाए। जिंदगी मौत का तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन अगर उम्रें देखी जाएं तो जरदारी साहब, इमरान साहब और नवाज शरीफ साहब अब एज के उस हिस्से में आ गए हैं जिसे हम बोनस लाइफ कहते हैं अपने माशरों में। उस बोनस लाइफ में 10-15 साल के बाद क्या सिनेरियो होगा हमें नहीं पता। तो आई थिंक कि अगर 10-15 साल हमारी नौजवान नस्ल ये एटीट्यूड कंटिन्यू कर गई, तो 10-15 साल बाद बहुत सी चीजें चेंज होंगी, चीजों में बहुत ज्यादा चेंज आएगी। अच्छा, अब आप यूके का बताएं मुझे। यूके में थोड़ा सा मैं और दोस्तों से भी जानना चाहूंगा यूके के बारे में। वहां जो रिएक्शनरी किस्म की यूथ नजर आती है हमें, और स्पेशली वो ब्रिटिश बॉर्न यूथ है, वो यहाँ से गई हुई यूथ नहीं है, फर्स्ट जनरेशन नहीं है, सेकंड जनरेशन है। तो उसकी क्या वजह आपको लगती है वहां पे इस तरह के रवैये की? अच्छा, यहाँ की यूथ के रवैयों में कई पहलू हैं उसके। अब आप स्पेसिफिकली किस पहलू के हवाले से कह रहे हैं, वो अगर मुझे थोड़ा सा बता दें। मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म का उनका रुझान, और इस तरह के वाकयात में मुलव्वस होना पाया जाना, या फिर वैसे सैडिस्ट किस्म का, बल्कि जैसे अभी नवाज शरीफ साहब के साथ भी वहां पे कुछ इस तरह का बिहेवियर देखने को मिला, और ये बड़ी बुरी बात है। हसन नवाज के साथ भी हुआ, बाकी रहमान साहब के साथ हुआ। जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह की कोई शायद कल इमरान के लिए भी होगी, लेकिन ये बुनियादी तौर पे हाँ, वो जो ब्रिटिश बॉर्न यूथ है वो कर रही है। इसको कैसे आप देखते हैं, क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वहाँ उनको जो गोरा जो है वो अपने समाज का उस तरह से फर्स्ट सिटीजन तस्लीम नहीं कर रहा, या कोई और? मैं ये जो तकसीम है ना फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सिटीजन की, मुझे इससे थोड़ा सा हमेशा से इख्तलाफ रहा है। मुझे ये लगता है कि आपको अपने मुल्क में भी और किसी और मुल्क में भी जाके अपने आप को, अपनी सिटीजनशिप की ग्रेडिंग खुद बनानी पड़ती है, अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से, या अपनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी से।
इसी ब्रिटिश सोसाइटी में सईदा वारसी भी है, लॉर्ड नजीर अहमद भी है, दीगर भी हैं, शाहिद मलिक भी हैं, जिनके मुतालिक कहा जाए, सदीक खान भी हैं। सदीक खान और शाहिद खान जैसे लोग वो हैं जिनके मुतालिक कहा जाता है कि मे बी दे वुड बी द फर्स्ट कलर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यहाँ अच्छा। की जो ब्रिटिश ब्रिटिश नई नस्ल है उसके प्रॉब्लम्स एक से ज्यादा हैं, और फिर उनका वो एक कह लीजिए आउटकम है वो एक्सट्रीमिज्म। एक तो हमारी जो पिछली जनरेशन थी, जो माइग्रेंट जनरेशन थी, उसने सोसाइटी का हिस्सा बिल्कुल नहीं बने। वो आप किसी भी माशरे में, मुझे लगता है कि मुसलमानों में मुसलमानों के ज्यादा फलने फूलने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये जिस भी सोसाइटी में जाते थे, मैं अरब इन्वेडर्स की बात कर रहा हूँ या बाकी जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनकी बात कर रहा हूँ, कि ये जाके सिर्फ इन्वेड तो करते थे, उसके बाद इनकी जो आवाम थी उन जगहों पे जाके माशरे का हिस्सा भी बन जाती थी। सो हमें लेट से हमें बहुत से हमारे बड़े सगीर में पठान मिलते हैं, जोश मलियाबादी जैसे, जो अपनी पठनौली पर सारी उम्र फख्र करते रहे, लेकिन वो मुआशरे का एक भरपूर हिस्सा जरूर थे। मतलब जाहिर जोश तो बहुत बात की बात है, लेकिन उनके दादा आए, फकीर मोहम्मद आए। फकीर मोहम्मद हिमसेल्फ माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, लेकिन उसके बावजूद फकीर मोहम्मद उस मुआशरे का भरपूर हिस्सा बन गए। अच्छा, यही बाकी मुसलमान जो उनसे थे, अरब्स भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी ये किया। हाशमीज यहाँ पे आए, परसिक्यूशन की वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पर आए, यहाँ का हिस्सा बन गए। ब्रिटिश बॉर्न बच्चे जो हैं, ब्रिटिश बॉर्न बच्चे जो हैं, ये इतने अग्रेसिव क्यों हैं? नहीं, उसकी और रीजन ये है। दूसरी हैरत की बात ये होती है कि वो एक खुला मुआशरा है, वो इतने मजहबी क्यों हैं, जबकि पाकिस्तान जो है एक मजहब की बुनियाद पर बनी हुई रियासत है, हम लोग इतने मजहबी नहीं है। उसकी देखें, अकलियत हमेशा से खौफ का शिकार होती है। अकलियत को अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके पास खौफ एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जो उसे प्रोटेक्शन के इकदाम करने पर मजबूर करता है। उसी खौफ के तहत अकलियत हमेशा इकट्ठा रहने पे कोशिश करती है कि वो आबादियां इकट्ठी कहीं पे बनाए। अब आप देखें कि लंदन में ही मुख्तलिफ इलाके हैं, हमें पता होता है ये इलाका देसियों का है, यहाँ पे गोरे वहां से निकल जाते हैं, ज़ाहिर मसालों की खुशबुएं और गंदगी और ये वो सारा कुछ, तो वो पता होता है। अच्छा, अब ये अकलियत का खौफ है। यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मुझे एक मेरी खातून दोस्त थी जो शराब भी पीती थी, सिगरेट भी पीती थी, पार्टीज पे भी जाती थी, लेकिन वो स्कार्फ जरूर पहनती थी। और उनका ये कहना था कि आई वेयर इट बिकॉज दिस इज माई आइडेंटिटी। अच्छा, इसका मतलब है कि ब्रिटिश मुस्लिम का एक्सट्रीमिज्म उसकी उस खौफ का नतीजा भी है, उसका किसी आइडेंटिटी के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश भी है। अब वो विद इन यूके जो है, अनफॉर्चुनेटली उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मैसर नहीं आ रहा या आ सका जो उनको मुआशरे में इंटीग्रेट करता या उनको उनका डायलॉग क्रिएट करवाता। मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा, आपने अंग्रेजी साइड डायलॉग टाइम्स क्यों शुरू की मुकालमा के बाद? उसकी रीजन भी यही थी कि हम इंग्लिश जो लिंग्वा फ्रैंका है, तो और स्पेशली यूके को ज़हन में रख के कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे लोग जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके और इंटीग्रेशन की तरफ आए। तो हमारी नई जो पाकिस्तान ओरिजिन जो नस्ल है, वो पाकिस्तान को पसंद करती है, पाकिस्तानियों से शदीद नफरत करते हैं। जो मेरे दोस्त यहाँ पे रहते हैं वो इस चीज की गवाही देंगे कि जो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानियों से शदीद नफरत करते हैं, और वो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको साथ लेके बैठे हुए हैं कि दे रिलेट देमसेल्फ विद एन आइडेंटिटी। अदरवाइज कोई पाकिस्तान उनका कोई रौला नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान का झंडा उठा के जाते हैं क्योंकि दे रिलेट देमसेल्फ विद दैट आइडेंटिटी, अपने बाप दादा की वजह से। तो उनकी, मुझे लगता है एक दो नस्लें और उनकी मजबूरी। अभी ये एक्सट्रीमिज्म जो आया है ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश मुस्लिम सबसे, अगर हम एथनिसिटीज में देखें, वो कम पढ़े लिखे हैं, वो कम प्रोफेशनल हैं,
इनका उनका अक्सरियत का ख्वाब जो ये है कि वो बस स्कूलिंग करके उसके बाद कोई टेक अवे डाल लें, कोई स्टोर डाल लें, या वो यहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम्स है उनमें इन्वॉल्व होंगे। सो अब ये सारे के सारे मामला जब कलेक्ट होते हैं तो कलेक्टिवली वो एक जो है वो एक अकलियत का एक इजहार जो सामने आता है, उसमें एक्सट्रीमिज्म आ जाता है। नहीं, मेरा ख्याल है उनकी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी जो है वो एक क्या कहना चाहिए, सेल्फ पिटी वाली कंडीशन हो गई हुई है। वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, यकीनन वो काबिल रहम हैं। अगर उनको यहाँ वालों पे गुस्सा आता है तो यहाँ भी बात ये है कि यहाँ अब ये पाकिस्तान आज से 30 साल पुराना पाकिस्तान नहीं है। यहाँ जो थोड़ा सा भी खाती पीती यूथ है उसका एक्सपोजर अब चूंकि ग्लोबल विलेज बन चुका है, इंटरनेट है, किसी चीज में कम नहीं है यहाँ की यूथ, तो वो भी इतना कोई खातर में नहीं अब लाती पहले की तरह। नहीं, वो पहले भी कोई इतनी खातर में नहीं लाती थी। देखें अब यहाँ की जो यूथ है उसकी पाकिस्तानियों से नफरत की वजूहात जो है, उसमें हम भी उनको बीबीसीडी कहते हैं, ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसी कहते हैं, वो हमें पाकी कहते हैं। अब मजे की बात है कि वो हमें पाकी कहते हैं तो, या फ्रेशी कहते हैं। तो उनकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान से अपने बेटे या बेटी के लिए शौहर गुलाम खरीद के लाने का रिवाज था, उसने दोनों साइड से कंट्रीब्यूट किया। जो आता था वो वीजा लेने आता था, जो लाता था वो बेसिकली अपनी औलाद के बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान से कोई उठा लाता था। तो वो उसकी वजह से काफी चीजें खराब की हैं। फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी जब नए आते हैं, देखिए यहाँ पे जब यूरोपियन आया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब यहाँ पे यूरोपियन आया तो उस पर पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी ने बड़ा रिएक्ट किया। और मैंने एक दो से बात की तो उन्होंने कहा यार ये आगे तो हमारी अपॉर्चुनिटीज कम कर, यानी जैसे गोरे ने इनके आने पे एतराज किया था, इसी तरह इनके यूरोपियन के आने पे हमारी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एतराज किया या उसको रिएक्ट किया। इवन आपके ब्रेग्जिट में बहुत से पाकिस्तानी इंडियन ओरिजिन लोगों ने ब्रेग्जिट के हक में वोट डाला कि यूरोपियन से जान छूटे। तो ये माशी वजूहात भी होती हैं। बाकी एक्सट्रीमिज्म एक ग्लोबल फिनोमेना है। यूरोप के साथ बहुत सारी जंगें उन्होंने आपस में लड़ी हुई हैं, उसकी एक तारीख है। ये अभी वाला सीन नहीं है, माजी में बहुत ज्यादा कुत्ते की तरह आपस में लड़ चुके हुए हैं। अच्छा, ये एक फयाज भाई ने और एक कमेंट किया हुआ है, और ये अगर मेरा ख्याल है हम छोड़ जाएंगे तो पीपल्स पार्टी वाले हमसे नाराज होंगे, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो उन्होंने लिखा है कि शर्जील मेमन को इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी निजात ने राह चलते हुए जो नंगी गालियां दी उसको भी जहन में रखकर तबसरा करें। अगर आपने राणा साहब ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर देख रखी है। जी भाई देखे मैंने बिल्कुल देख रखी है, और वो काबिल मुजम्मत था। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बदतमीजी हो, शजील मेमन साहब के साथ बदतमीजी हो, हसन नवाज साहब के साथ हो, या मियां नवाज शरीफ के साथ भी बदतमीजी की गई थी। यहाँ पे अच्छा, ये मिजाज बन चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी इंडियन के साथ इस तरह होता होगा वहां पे। हालांकि इंडियंस जो है हमारी निस्बत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है ब्रिटिश लैंड के ऊपर, क्योंकि वहां पे कश्मीरीज बैठे हैं, करप्ट हैं वो यहाँ पे। नहीं, कश्मीरीज बैठे हैं वहां पे, वो एक बड़ा पुराना डिस्प्यूट, लेकिन नहीं वो ये हमारा वहां पे कोई ऐसा कल्चर कुछ डेवलप हो गया है। लेकिन ये बहुत काबिल मुजम्मत है, ये काबिल अफसोस है। उसकी रीजन ये है कि आप एक ऐसे कल्चर को डेवलप करते हैं या कर रहे हैं जिसके अंदर आप इख्तलाफ को जुबानी नहीं रखेंगे, आप इख्तलाफ को बेसिकली एक फिजिकल अब्यूज बना देंगे। और ये यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि कानून सख्त है और इसके खिलाफ रिएक्ट किया जाएगा। अभी तक तो वो शायद पता नहीं इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मतलब ये सारा रिएक्शन जो है ये हमने ही अपने जिम्मे लिया हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स का ज्यादा असर है जो वहां मेरे नजरियात
मेरे मौक़िफ़ या नज़रियात इस बारे में काफ़ी मुख्तलिफ थे, लेकिन रिसेंटली आपने आप खुद आपकी मेहरबानी है, आप मुकालमा के लिए लिखते हैं और हम पे मेहरबानी करते हैं। मुकालमा पे डॉक्टर अख्तर सैयद साहब की एक सीरीज चली, छापी हमने 13-14 किस्तों की, रद्द अमल की नफ्सियात। मेरे ख्याल से उसे पढ़ने के बाद कई चीजें, पर्सपेक्टिव जो हैं वो चेंज हुए, मेरे पे बहुत चेंज हुए। मुझे लगता है कि हम रद्द अमल की नफ्सियात का शिकार हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत उसको डीपली जाके और क्योंकि वो जाहिर है दुनिया के एक माने हुए साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत प्रोफेशनल पोजीशन पर हैं, तो उनका चीजों को देखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली देखा है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस किया है। ये हमारी एक रद्द अमल की नफ्सियात है। अब इसकी रीजंस बहुत सी हैं, जो वो बहुत लंबी एक बात हो जाएगी। तो ये शायद हम उसी का शिकार हैं। मीडिया खुद रद्द अमल की नफ्सियात का शिकार है। हमारा हमारा वकुला गर्दी जिसे हम कह रहे हैं, वो भी एक रद्द अमल की नफ्सियात है। तो ये ओवरऑल आई थिंक इसके चेंज करने के लिए उस ताकत के अमल का शिकार नहीं है जो इस तरह से डिफेम करती है सियासतदानों को। नहीं, मीडिया के साथ, जब स्पेशली प्रिंट मीडिया के साथ 60 साल तक जो हुआ, शायद 10 साल तक वो उस पर रद्द अमल दे रहे हैं। दूसरा, ये मैं आपको, ठीक है, आप मीडिया को एकदम ताकत मिली है, लेकिन रद्द अमल देने में फिर वो ये डिफरेंस आ जाता है कि आपके पास ताकत कितनी है। मतलब कल को अगर कोई लेट्स से पाकिस्तान के किसी और स्टेक होल्डर के पास ताकत आएगी, तो उसकी रद्द अमल का जो है वो अंदाज मुख्तलिफ होगा। मीडिया के पास एक फोरम है, जिस तरह हमारे जो मौलवी हजरात हैं, हमारे मौलवी दोस्त हैं, उनके पास एक ताकत है मंबर की और लाउड स्पीकर की, और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से बरतते हैं अपने मफाद में, क्योंकि उनके पास एक ताकत है। इसी तरीके से मीडिया के पास माइक की ताकत है और कैमरे की ताकत है। वो उसको अपने भरपूर तरीके से अपने मुफाद में बरत रहा है। अब वो उसका मुफाद सनसनीखेजी है, उसका मुफाद जो है वो चटपटापन है, उसका मुफाद जो है वो अब तो शायद हुकूमतों में अमल दखल है, कमर्शियलिज्म भी है, उसको बेचना है अपने आप को, एड्स लेने हैं, टीवी कमर्शियल्स लेने हैं, रेटिंग है, ये सब कुछ है, ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर इन्फ्लुएंस भी है, ऑब्वियसली जी। देखिए, सहाफी हम तो खैर, मैंने हमेशा ना सहाफत को बड़ा आइडियल समझा है। मतलब मैं वकील तो हमेशा से बनना चाहता था, लेकिन मुझे साफी बनना भी बड़ा एक फैंटेसाइज करता था। उसकी रीजन ये कि हमने जो है वो, जब हम कह लें कि थोड़ा सा बड़े हुए, तो जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा, पाक टी हाउस की रेफरेंस से अहमद बशीर साहब। अब हमारा आइडियल साफी अहमद बशीर साहब थे। जब आपके शुरू से, जब आपने अहमद बशीर जैसे बंदे को साफी समझ के सहाफत को समझने की कोशिश की हो, या वजाद मसूद साहब हैं और इस कबील के लोग हैं, ये लोग सहाफत के एक डिफरेंट मेयार के लोग थे प्रिंट मीडिया से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया आया है, उसमें अनफॉर्चुनेटली मेयार या आला सहाफती इकदार, उनका फुकदान रहा है। हमारे यहाँ पैराट्रूपर्स उतरे, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, मुझे उस पर कोई खिलाफ नहीं, वो आए 100 दफा आए। लेकिन हमारे जितने बड़े नाम हैं एंकर्स के, जिन्हें हम कहते हैं, हामिद मीर साहब और एक दो लोगों को निकाल के वो बाकी सारे के सारे पैराट्रूपर्स हैं जो बन गए यकदम, वो मतलब वो बन गए। बशर लुकमान साहब हों, आमिर लियाकत साहब हों, या काशिफ अब्बासी साहब हों, मुझे उनके बैकग्राउंड का नहीं पता इतना कि वो साफी थे या नहीं थे, या डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हों। अच्छा रहे। अब आप जैसे ही आप देखेंगे उन लोगों को जो सहाफी नहीं रहे हैं फील्ड के, और एंकर और रहे हैं, उनका डिफरेंस आपको साफ नजर आ जाता है। मेरे ख्याल से शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे अनफॉर्चुनेटली सहाफत में।
हमारे मीडिया ऐसा भी जो है, लेकिन जो जी जो सिक्काबंद सहाफी हैं, अब 97 से मैं मुंसलिक हूं, तो मुझे पता है जो हाँ। सिक्काबंद सहाफी हैं वो भी कोई इतने साफ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी सर ठीक है। काजिब साहब देखें, आप अगर किसी से इख्तलाफ करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो सहाफत कोई बहुत ही आला इक़दार पे थी, उसमें भी लिफाफे चलते थे, उसमें भी येलो जर्नलिज्म होता था, उसी में हमारे कुछ बुजुर्ग सहाफी जो हैं वो नवाज शरीफ के कसायद लिखते थे और अब भी लिखते हैं आमरीतों का साथ देते अनफॉर्चुनेटली, और आमरीतियों का साथ भी देते रहे हैं। लेकिन उसमें एडिटरशिप का जो मेयार था, उसमें जो शर्म हया थी, वो शर्म हया जो मतलब है अब मतलब आप इसको इस तरीके से कह लीजिए कि अब पैसे अंडर दी टेबल नहीं ओवर दी टेबल पकड़े जाते हैं। नहीं, वो अब तो मालकान के भी तो एजेंडे हैं ना। हाँ, मालकन के एजेंडे हैं। वो हाँ, मीर शकील साहब ने कहा ना जी कि बहुत सारी मैं खराबियां बिजनेस इसकी चला हैं। रहा हूँ। वो भी मीर शकील रहमान साहब को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने सरेआम एक बहुत बड़ा सच बोला। उन्होंने कहा जी कि मैं बिजनेस करता हूँ, तो ठीक है, बिजनेस हो रहा है तो फिर ठीक है, बिजनेस के तौर पे चल रहा है। आप वेबसाइट नहीं, आप वो देखिए, हमारे उनका एक हमारे अब उनका एक जो ये सच नया मैं आपको सिस्टम बता वेबसाइट के का, तो, जी जी हाँ, उनका एक जी जी सच बता के हम इसको वाइंड अप करते हैं जी, सहावत वाली बिल्कुल बात बिल्कुल को, और अगले वक्त के लिए दोबारा मिलने के लिए इसको छोड़ देते हैं कि मीर जी शकील बिल्कुल। रहमान साहब, मैं जंग में था तो उनका उनका एक फरमान वहां पे कोट किया जाता था। वो कहते थे कि ये जो खवातीन का पेज है, ये मैं औरतों के लिए नहीं बनाता। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो बस ठीक है, तो फिर वो जिस उनका पर्पस के लिए सच ये बनाते थे उस है पर्पस कि, पे बिकता था। हाँ, वो पुराने कारोबारी हैं। वो पुराने कारोबार, लेकिन वही कारोबार में माजरत में जाते जाते, क्योंकि हम मेरा आपका तारुफ भी, और शायद मुझे इस काबिल आपने समझा है अगर अपने सामने बिठाने के, तो उसकी वजह भी ये वेबसाइट्स वाला सिस्टम ही है। आप ये देखिए कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे भी सनसनीखेजी और कारोबारी मुफादात अब उसी तरीके से आने लग पड़े हैं। मतलब हमने तो ये सोचा था कि ये एक पैरेलल मीडिया बनेगा, जहां पे वो खबर चलेगी जो दबाई जाती है, जहां पे वो ख्यालात सामने आएंगे, या वो उन मकासद की हसूल की कोशिश की जाएगी जो अवामी है। लेकिन हो क्या रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि हम भी बेसिकली वही कुछ कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। उनके करने का तरीका डिफरेंट है, उनके पास वसाइल ज्यादा हैं। यहाँ पे जिस साइड के पास वसाइल ज्यादा है उसका तरीका मुख्तलिफ होगा, जिसके पास कम है उसका तरीका मुख्तलिफ होगा। यहाँ पे अब बिजनेसमैन जो है वो इन कामों में कूद के उसको बड़े तरीके से उसको जो है वो बना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आप जैसे लोग जो सीजन सहाफी हैं, बड़े हैं हमारे, मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि इससे पहले कि वेबसाइट्स से भी लोग मुतनफर हो जाएं और इन ये भी उसी येलो जर्नलिज्म का हिस्सा बन जाएं या कारोबारी मुफादात का हिस्सा बन जाएं, आप बड़े उस्ताद लोगों को फौरी तौर पे अपना किरदार अदा करना होगा इसको इस चीज से बचाने के लिए। वरना जिस भी प्लेटफॉर्म को हम एक अवामी प्लेटफॉर्म बनाने लगे थे, ये भी यरगमाल बन जाएगा उन लोगों का जो अपने मफादात के लिए मतलब अब इलेक्शन पास आ रहे हैं, आपको वेबसाइट्स काफी कुछ बताएंगी कि किसके क्या मुआशी मफाद थे। तो मेरे ख्याल से आप जैसे उस्तादजा को इस हाँ, पे तवज्जो करके और इस रवैये को शदीद तरीके से इसका बाइकआउट करके या इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि हम एक अवामी मीडिया को, अवाम के मीडिया को यरगमाल ना बनने दें। बिल्कुल दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात। ठीक है इनाम, थैंक यू वेरी मच। आपने सर इतना वक्त जी, स्पेयर किया, और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बड़ा मजा मैं आया बहुत आपसे ज्यादा बात ममनून करके। हूँ। आपने जब मुझे कहा, मुझे यकीन नहीं आया कि मैं इस काबिल भी हो गया हूँ कि काजमी साहब जो हैं वो मेरा इंटरव्यू करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है, आपकी जरा नवाजी है, मैं बड़ा ममनून हूँ और आपसे सीखते हैं हमेशा।
और मजीद हमेशा सीखते रहेंगे। और आप, बल्कि मैंने जैसे अर्ज की है कि आप और आप जैसे उस्तादा ही हैं जो हमें सिखाएंगे, क्योंकि सहाफत हमारा पेशा तो नहीं है। तो हमें हमें हमारी बागें, साड़ियां वागा खिंच के रखने वास्ते ਤੁਹਾਡਾ होना बहुत जरूरी है। जीते रहो, सलामत रहो और बहुत खुश रहो और शादी कर लो हुण। शादी 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 कर ली तो फिर मुकालमा कौन करेगा? ये शादी में मुकालमा नहीं होता। ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਵੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ नहीं ਹੁੰਦਾ? नहीं, मुकालमा जब हो जाए तो फिर देखे, जाहिर है जी, फिर फैमिली लाइफ होती है, फिर आप उस तरीके से चीजों को नहीं कर पाते। जीते रहे। बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज।